नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो सेशन है एसी थ्योरी का जो 7वां सेशन चलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने 6 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। उन 6 सेशनों में जितना आप लोगों को पढ़ाया गया उससे आगे हम चलते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि जो 7वें जो लेक्चर है उस 7वें लेक्चर में आप लोगों को एसी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं, आज 3 या 4 टॉपिक बच रहे हैं। इन 3 या 4 टॉपिकों में हम आप लोगों को शायद कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि अपना जो मोटिवेशनल ट्वीट है उनको देखते हैं कि जो हमारा आज का जो मोटिवेशन ट्वीट है उसके अंदर क्या कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, अपने जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने मन को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। देखिए दोस्तों कि आज का जो टाइम है या युग है, तो जिस हिसाब से स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपना जो टारगेट होता है यानी कि लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हम लक्ष्य की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइन कहा गई थी कि अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करिए, कि जैसे हमने आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया है, उस आईटीआई में एडमिशन लेने का कोई मकसद है। क्यों लिया हमने? क्योंकि हमने क्या किया है कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए किया है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमने आईटीआई में एडमिशन लिया है। तो हमारा एक टारगेट है कि गवर्नमेंट जॉब लगना, यही तो है ना। लक्ष्य निर्धारित करना कि मेरे को दिल्ली मेट्रो में लगना है, टेक्निकल हेल्पर में लगना है, डीआरडीओ में लगना है। तो कोई ना कोई अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि मैं उसी लक्ष्य के पीछे क्या करूँगा, दौड़ूंगा, ठीक है। आईटीआई करके मैं टेक्निकल हेल्पर बनूंगा या डीआरडीओ बनूंगा। तो अपना एक फिक्स टारगेट करिए कि मैं अपने इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। अपने मन को उस एक लक्ष्य से भर दो। जैसे हमने जो टारगेट फिक्स कर लिया है, उस टारगेट के अनुसार हम अपने मन में एक ठान लेना है कि ताकि मेरे को इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, कि मैंने कोई निशाना बांध लिया है कि मैं उसी को निशाना लगाऊंगा, ठीक है। और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। जितने भी अपने दिमाग में जितने भी विचार आ रहे, गंदे विचार आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे वैसे विचार आते हैं, तो उन सभी को अपने दिमाग में से निकाल दोगे तो अपना एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक सफलता की कुंजी बन सकती है। क्योंकि हमने कि जैसे मान लिया कि कोई भी टारगेट फिक्स करते हैं तो उस टारगेट के अनुसार ही बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई चीज लेके चलते हैं तो एक लक्ष्य के अनुसार ही हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आज का जो मोटिवेशनल ट्वीट के अनुसार ही हम क्या करते हैं, लक्ष्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे की ओर उस टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। जो पिछले सेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपने आरएलसी सीरीज पढ़ा था, आरएलसी पैरेलल पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ा था। तो उन्हीं को सभी को कंप्लीट करते हुए उससे आगे टॉपिक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं आज का जो शुरुआत है। देखिए, इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे हमारे पास एक अंतर होता है जिसके अंदर हमारे पास श्रेणी और समांतर वाला था, रेजोनेंस था, उन दोनों में डिफरेंट कर लेते हैं एक बार टेबल के अनुसार, कि बाकी आप लोगों ने जो पढ़ाया है उस टेबल के अनुसार ही आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए, आपको बार बार पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़े। इस वजह से मैं आप लोगों को एक पूरी टेबल बनवा देता हूं, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम उसको आराम से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। उस टेबल में क्या है क्या नहीं है उस चीज को आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे। तो जो हमारे पास टॉपिक जो लेक्चर चल रहा है एसी थ्योरी का चल रहा है, ठीक है दोस्तों। हो गया, ठीक है भाई। तो देखिए, हमारे पास श्रेणी तथा समांतर अनुनाद परिपथ की तुलना हम कर रहे हैं। तो अनुनाद के समय प्रतिबाधा
कैसी होती है, न्यूनतम, और जो समांतर परिपथ होता है उसकी जो प्रतिबाधा होती है अधिकतम होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रभावी प्रतिबाधा। प्रभावी प्रतिबाधा, प्रभावी प्रतिबाधा। देखिए प्रभावी प्रतिबाधा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे R होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, L/CR होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास अनुनाद के समय धारा। अनुनाद के समय धारा, तो अनुनाद के समय जो धारा है वो हमारे पास अधिकतम, और यहाँ पे हमारे पास समांतर में क्या होती है, न्यूनतम। ये चीजें आप लोगों को पहले देखो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, जो रेजोनेंस था, उसमें आप लोगों को लिखवा दिया गया, लेकिन ये टेबल इस वजह से बनवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है अनुनाद आवर्ती। अनुनाद आवर्ती, अनुनाद आवर्ती में देखिए, अनुनाद आवर्ती है हमारे पास, दोनों की अनुनाद आवर्ती कैसी थी, दोनों की समान थी ना। क्या थी हमारे पास, FR यानी कि जो सूत्र था हमारे पास 1/2π√LC, यही था ना। और इसका जो श्रेणी समांतर का भी यही था, 1/2π√LC। ठीक है, तो इसके बाद में जो है इसका जो पावर फैक्टर होगा, शक्ति गुणांक होगा, यानी कि अनुनाद पर शक्ति गुणांक, अनुनाद पर शक्ति गुणांक। ठीक है, अनुनाद पर जो शक्ति गुणांक था वो हमारे पास क्या था, दोनों के अंदर इकाई थी ना, इन दोनों की क्या थी हमारे पास, इकाई। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारे पास है प्रवर्धन। प्रवर्धन में है कि वोल्टता से, जैसे मान लो धारा श्रेणी परिपथ हो, वोल्टता नियंत्रण का क्या करता है, प्रवर्धन करता है, वोल्टता परिवर्तन, और यहाँ पे धारा परिवर्तन का। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक टेबल के रूप में, यानी कि श्रेणी तथा समांतर दोनों के बारे में। दोनों श्रेणी और समांतर के अंदर हमारे पास दोनों की तुलना हमने की है कि अनुनाद के समय जो प्रतिबाधा होती है वो हमारे पास न्यूनतम होती है और समांतर के अंदर हमारे पास अधिकतम होती है। ठीक है, प्रभावी प्रतिबाधा के अंदर अगर बात करते हैं तो प्रभावी प्रतिबाधा R है हमारे पास श्रेणी के अंदर। समांतर परिपथ के अंदर क्या होता है, L/CR होता है। ठीक है, अनुनाद के समय अगर करंट की अगर बात करते हैं तो श्रेणी क्रम की अधिकतम होती है और समांतर के अंदर क्या होता है, न्यूनतम होती है। और जो अनुनाद आवर्ती की अगर मैं बात करता हूं तो अनुनाद आवर्ती के अंदर हमारे पास दोनों श्रेणी और समांतर के अंदर दोनों क्या होती है, समान होती है, 1/2π√LC होता है। और समांतर के अंदर भी क्या होता है, 1/2π√LC होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुनाद पर पावर फैक्टर की अगर बात करता हूं तो दोनों की श्रेणी और समांतर की दोनों की क्या होती है, इकाई होती है, यानी कि यूनिटी पावर होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अनुनाद आवर्ती का शक्ति गुणांक कितना होता है, श्रेणी और समांतर दोनों का यूनिटी होता है। ठीक है, तो दोनों का हमने रेजोनेंस की अगर बात की थी, वहां पे XL = XC होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोनों की इकाई भी हमारे पास क्या है, दोनों समान है। ठीक है, परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो परिवर्तन का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि यहाँ पे श्रेणी परिपथ के अंदर क्या होता है, वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है और समांतर के अंदर धारा परिवर्तन का विरोध करता है। क्यों करता है, क्योंकि समांतर के अंदर हमेशा धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंदर वोल्टेज अलग अलग होता है और धारा क्या होती है, समान होती है। तो इसी प्रकार से दोनों के परिवर्तन की अगर बात की है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक सभी के समझ में आएगा, क्योंकि ये टेबल इसी वजह से बनवाई गई है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो चले आगे, उतार लिए इसको।
चलिए आगे इसको दूसरा मार्क नहीं लाएगा। तो आप लोग पिछले वाले सेशन को आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। यदि घर जाके तब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो पाएगी, ये आप लोगों को बता देता हूँ मैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा ही है। ठीक है, ये कोई आपको थ्योरेटिकल याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि याद रखोगे तब तक तो क्या होगा, रटने से आपको काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, और क्योंकि रटी हुई चीज आप लोगों की ज्यादा दिन तक याद नहीं रह पाती है, इसी वजह से आप लोगों को हर चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, और समझी हुई चीज काफी टाइम तक याद रह पाती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है शक्ति गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति गुणांक की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर की अगर बात करते हो। ठीक है, तो पावर फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, पावर फैक्टर की अगर मैं बात करते हैं तो पावर फैक्टर होता क्या है, जिसको हम cos फाई से डिनोट किया जाता है। और cos फाई की बात हम यहाँ पे करते हैं कि जैसे मान के चलो इसके अंदर क्या होता है कि जो धारा और जो वोल्टता है उसका जो कोण बनता है उसको कोज्या कोण को इस पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वह शक्ति जो हमारे पास क्या होती है कि जैसे एसी परिपथ के अंदर धारा और वोल्टेज का जो बीच का जो कोण होता है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, यानी कि एसी सर्किट के अंदर, एसी परिपथ के अंदर, परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच के कोण को कोज्या को ही क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो कोज्या कोण यानी कि जो cos फाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोज्या कोण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो इस पावर फैक्टर को यानी कि शक्ति गुणांक को cos फाई से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर मान के चलो शक्ति गुणांक में अगर cos फाई से इसको दर्शा रहे हैं तो जैसे मान के चलो शक्ति गुणांक बराबर यानी कि सक्रिय शक्ति बटे क्या होगा, आभासी शक्ति, यानी कि आभासी शक्ति है एपरेंट पावर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव पावर बटे एपरेंट पावर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से हम बात कर सकते हैं कि शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है कि हमारे पास प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी अनुपात होता है हमारे पास क्या कहलाता है, cos फाई कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पावर फैक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, क्या है ये, पावर फैक्टर की हम बात की है कि जैसे मान के चलो किसी एसी सर्किट के अंदर हमारे पास धारा और जो वोल्टेज के बीच का जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोज्या के बीच जो भी अंतर आता है उसे हम बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, cos फाई, और cos फाई बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर, यानी कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, सक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति, यानी कि एपरेंट पावर बोल सकते हैं। तो अब ये चीजें आप लोगों को पता है कि सक्रिय शक्ति किसे कहते हैं और आभासी शक्ति किसे कहते हैं। ये चीजें हमने पिछले वाले सेशन में यानी पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, यानी क्लास नंबर 4 के अंदर, एसी थ्योरी के अंदर जो 4 नंबर की जो क्लास है उस क्लास के अंदर आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा 4 नंबर क्लास। तो आप लोगों को यानी पूरी क्लास यानी कि 1 से लेकर
6 तक की जो क्लासें है आप लोगों को पूरी की पूरी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को जिस प्रकार की क्लास देखनी है उसी को आप लिंक को क्लिक करके आप अपना क्लास देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो सक्रिय शक्ति और आवाज शक्ति आप अच्छी तरीके से उसको समझा रखा है, तो आराम से उसको देख सकते हैं। तो पावर फैक्टर हमने बात कर ली यहाँ पे, तो यानी कि एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर, यानी शक्ति गुणांक बराबर प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, यानी कि इसको cos फाई से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई। तो अब देखिए हम इससे अगला जो टॉपिक है उस अगले टॉपिक में हम बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास शक्ति गुणांक को प्रभावित करने वाली जो हानियां होती हैं, यानी कि जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर में कौन कौन सी हानियां लॉसेस उत्पन्न की जाती है और उस लॉसेस को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए इसको दूर करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक चलते हैं, चले भाई उतार लिया सभी ने। तो चलिए आगे कि उसको शक्ति गुणांक को कम करने का जो प्रभाव है वो कौन कौन सा है, उन प्रभावों को क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। यानी कि आपकी अगर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से इसकी शक्ति गुणांक किसे डिनोट किया जाता है, पावर फैक्टर से, cos फाई से इसको किया जाता है। ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, साथ के साथ उतारते रहिए इसको। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हो, क्योंकि हम डायरेक्ट आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो लिखिए कम शक्ति गुणांक के प्रभाव। थोड़ा बोर्ड गीला है। ठीक है। तो ये चीजें हमने क्या कर दी, यहाँ से नोट कर दी है कि जैसे कम शक्ति गुणांक के प्रभाव, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो शक्ति गुणांक था उस शक्ति गुणांक का जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की सही पावर फैक्टर हमने पढ़ा कि cos फाई से डिनोट किया जाता है, यानी कि धारा और वोल्टता के जो गुणनफल का जो बीच का जो खोजे कोण होता है उसे हम शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है दोनों का, उसे हम बोलते हैं शक्ति गुणांक। ठीक है। अब जैसे उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि कम शक्ति गुणांक के प्रभाव, यानी कि जो पावर फैक्टर लॉस होता है, कम होता है, तो उसको हम किस प्रकार से प्रभाव दिखाई देता है, उसको कम दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना। तो उसको हमने कुछ नोट किए, जो नोट्स थे, जिसमें सबसे पहले था हमारे पास इसमें हानियों की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि अगर शक्ति गुणांक के अंदर अगर प्रभाव कम होगा तो उसका जो लॉसेस है, यानी कि उसकी जो हानियां है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, कि अगर मान के चलो अगर पावर फैक्टर का प्रभाव अगर कम दिखाई देगा ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो लॉसेस बढ़ने का मतलब यहाँ पे कि हानियों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इसी प्रकार से इसमें जो धारा होती है, धारा यानी कि I समानुपाती 1/cos फाई का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लो जिसकी शक्ति गुणांक ही बढ़ रहा है या लॉसेस का प्रभाव दिखाई कम दे रहा है, यानी कि प्रभाव शक्ति गुणांक अगर कम होगा तो लॉसेस बढ़ेगा, लॉसेस बढ़ेगा तो वहां पे हमारे पास इसकी धारा का मान भी क्या होगा, वहां से बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, I समानुपाती 1/cos फाई होता है। तो यानी कि जो cos फाई होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा नहीं होगा, क्योंकि लॉस बढ़ रहा है, यानी कि लॉस हानि बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, धारा बढ़ रही है। और धारा बढ़ रही है किसकी व्युत्क्रमानुपाती हो रही है यहाँ पे, cos फाई की, यानी शक्ति गुणांक की। अगर शक्ति गुणांक कम हो रहा है तो धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने धारा I समानुपाती 1/cos फाई, यानी कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, cos फाई होता है। जैसे मान लिया कि cos फाई का मान अगर कम हो रहा है, यानी कि जो प्रभाव कम हो रहा है, तो हमारे पास धारा का मान क्या होगा, यहाँ से बढ़ेगा। और जहाँ पे धारा का मान कम है तो वैसे cos फाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमारे क्या चाहिए, पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इस वजह से हमारे पास लॉसेस क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए ना। इसी प्रकार से इसके प्रभाव भी क्या होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर प्रभाव कम होगा तो वहां पे उसकी हानि क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए आगे ट्रांसफॉर्मर तथा ट्रांसमिशन लाइन और ओवरहेड लाइन जो होती है। ठीक है भाई, लॉसेस जो प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि जो पावर फैक्टर होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी ट्रांसमिशन की जो लाइनें होती हैं वहां पे इसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे मान के चलो वहां पे प्रभाव शक्ति गुणांक कैसे दिखाई देता है, कि जैसे आप लोगों को अभी ट्रांसफॉर्मर का जब लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि लॉसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कोरोना होता है, ठीक है, बुशिंग वगैरह सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। तो वहाँ पे किस किस प्रकार की होती है, प्रोएक्समेक्टिव होते हैं किसी। ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ओवरहेड लाइन जो होती है, ओवरलोड वाली जो होती है, उसके अंदर हमारे पास किसमें दिखाई देता है आप लोगों का प्रभाव, ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर के अंदर।
वोल्टता विनियमन। वोल्टता नियमन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान चलो उससे प्रभाव कम दिखाई देगा, पावर फैक्टर कम होगा, तो वहां पे वोल्टता नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी दक्षता यानी इफिशियंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन अगर बढ़ेगा तो उसकी जो इफिशियंसी यानी दक्षता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे किसी ट्रांसफार्मर की जो पावर फैक्टर कम है, बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी? इफिशियंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, उसकी दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाती है और उसकी दक्षता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विद्युत सप्लाई महंगी पड़ती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की तारों की मोटा करना पड़ता है, यानी कि इसका प्रभाव कम दिखाई देता है तो उसकी तारों की जो मोटाई है वो क्या करनी पड़ती है? मोटा करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या होगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, यानी cos फाई के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 4 टॉपिक थे, ये 4 लाइन थी इसकी, जो शक्ति गुणांक को कम करने के जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, शक्ति गुणांक और शक्ति गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्लियर? चले आगे की ओर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है, कि हम पावर फैक्टर को किन किन कारणों से हम क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, किन किन मशीनों की यूज कर सकते हैं कि हम पावर फैक्टर को सुधारें। ये हमारा आज एसी थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एसी थ्योरी का जो लास्ट टॉपिक है, यानी कि पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है। 3 तरीके से सुधारा जा सकता है। एक स्टैटिक कैपेसिटर लगा के, ठीक है, एक सिंक्रोनस स्पीड लगाकर, ठीक है, एक सिंक्रोनस स्पीड लगाकर और एक फेज एडवांसर के लगाकर। ठीक है, स्टैटिक कैपेसिटर और हमारे पास सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, और एक फेज एडवांसर के कारण से हम पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। तो हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उतार ले सभी ने? तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, शक्ति गुणांक को सुधारने के प्रकार। चल ठीक है भाई, तो ये थी हमारे पास शक्ति गुणांक सुधार की विधियाएं। ये शक्ति सुधार की जो 3 विधियाएं हमारे पास हैं, उन तीनों को यानी कि पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है, उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हमारे पास 3 विधियाएं होती हैं। इसमें हमारे पास 3 विधियाएं कौन कौन सी है? जिसमें हमारे पास है स्टैटिक सांधारित्र द्वारा यानी तुल्यकालिक सांधारित्र द्वारा, और तीसरा है फेज एडवांसर द्वारा। यानी कि तीनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं? पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक सांधारित्र द्वारा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कि स्थिर, यानी कि एक स्थिर के समान, यानी कि जो लाइन है उस लाइन के स्थिर के अंदर यानी कि समांतर क्रम में क्या लगा दिया जाए? कैपेसिटर लगा दिया जाए तीनों फेजों के बीच में। ठीक है, देखिए हमारे पास जैसे इसमें लगाते हैं कि जैसे हमारे पास 3 फेज यहाँ पे है। ठीक है, ये 3 फेज हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास आर, एक होता है वाई, और दूसरा होता है हमारे पास बी, यानी कि आर वाई बी होता है। ठीक है, और इसके भी हमारे पास क्या लगा दिया हमने? एक मोटर लगा दी है। वो मोटर कौन सी लगाई है? यहाँ पे 3 फेज। ठीक है, 3 फेज मोटर लगा दी। वो भी कैसे लगा दी? हमने भार डाल दिया इसके ऊपर, यानी कि लोड, भार। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा गया है कि इसके अंदर स्टैटिक सांधारित्र को सामान्यतः भार के पास लाइन या उपकरण के समांतर क्रम में लगाया जाता है। यानी कि जो एक फिक्स मान का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को तीनों फेजों के समांतर क्रम में क्या लगा दिया गया है? सांधारित्र लगा दिया गया है। देखिए हमारे पास यहाँ से हमने लगाया कि आर फेज में से हमने उठाया, यहाँ से उठा लिया, और यहाँ से हमने इस प्रकार से कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, और बीच वाला फेस है वाई है, इस वाई में हमने क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर लगा दी, ये वाला। ठीक है, तो हमने 2 कैपेसिटर लगा दिए, और इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? तीसरे फेस के अंदर क्या लगाएंगे? कैपेसिटर लगाएंगे। तीसरा फेस हमारे पास है, ये तीसरे फेस में हमने क्या लगा दिया? कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, तो जैसे मान के चलो इसी में ये चीज कहा गया कि स्टैटिक सांधारित्र को सामान्यतः भार के पास लाइन या उपकरण, यानी भार के पास, यानी कि लोड हमारे पास क्या है? मोटर है,
और इस मोटर के ही पास में हमने क्या लगा दिया है, तीनों कैपेसिटर लगा दिए, जिसमें हमारे पास सी ये है, ये भी सी है और ये भी सी है। तीनों को हमने तीनों फेसों के समांतर क्रम में क्या लगा दिया गया है, एक स्टैटिक यानी कि स्थिर मान का सांधारित्र कैपेसिटर लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसको स्टार या डेल्टा दोनों क्रम में क्या कर सकते हैं, इसको संयोजित किया जा सकता है। कि जैसे हमारे पास इस मोटर के ऊपर लोड हमने डाला है, यानी इस लोड के पास में ही हमने क्या लगा दिया, स्टैटिक कैपेसिटर लगाया। ठीक है, उसी स्टैटिक कैपेसिटर के अंदर हमने लगाया, तो उसमें हमने स्टार और डेल्टा दोनों क्रम में क्या कर सकते हैं, इसको संयोजित किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि इसमें हमने स्टार्टिंग में स्टार में चला दिया, उसको दूसरे में हमने डेल्टा में डाल दिया। ठीक है, तो इस तीनों प्रकार को हम किसी भी दोनों स्थितियों में हम चालू की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास थी, इसमें बस डायग्राम से समझिए इसको कि जैसे इसके पास में हमने भार डाला है 3 फेस मोटर का, और इन तीनों फेसों के बीच में हमने क्या लगा दिया, तीनों में कैपेसिटर लगाया, और किसके पास लगाया, इसके दोनों के तीनों फेसों के समांतर क्रम में लगाया गया है। ठीक है, तो कैसे लगाया गया, स्थिर मान के, कैसे लगाए हैं, स्थिर मान के। ठीक है, अब स्थिर मान के अगर समांतर क्रम में लगाओगे, यानी कि लाइन के समांतर क्रम में अगर कैपेसिटर लगाते हो, तो उसका पावर फैक्टर सुधारने का काम कौन करेगा, कैपेसिटर करता है। ठीक है, अगर इसके श्रेणी क्रम में लगाओगे तो पावर फैक्टर थोड़ी सुधरेगा, पावर फैक्टर क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से प्रत्येक फेज के समांतर क्रम में अगर कैपेसिटर लगाते हो फिक्स मान का, तो पावर फैक्टर में क्या होगा, सुधार होगा। क्लियर, तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि पावर फैक्टर को हम किसी सुधारा जा सकता है, सांधारित्र से, यानी कि स्टैटिक कैपेसिटर से भी पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एक भार यानी कि स्थिर मान का जो कैपेसिटर है, उस स्थिर मान के कैपेसिटर को एक लोड के समय तीनों फेजों के समांतर क्रम में क्या लगा दिया, हमने कैपेसिटर लगाया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पावर फैक्टर सुधरेगा। क्लियर, और दोनों को चाहे स्टार और डेल्टा दोनों में हम इसको चालू की जा सकती है। दूसरा है हमारे पास तुल्यकालिक सांधारित्र द्वारा। तुल्यांक मतलब क्या होता है, यानी तुल्यकालिक जो मोटर होती है, उस तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर से भी क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टैटिक से भी सुधार सकते हैं, या तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। ठीक है, कॉस पाई को सुधारा जा सकता है। देखिए, जब तुल्यांक मोटर को बिना भार एवं अधिक उत्तेजन और एक्साइटेशन चलाने में वह अग्रगामी धारा लेती है, तो तुल्यांकिक सांधारित्र कहलाता है। देखिए कि जैसे मान लिया कि जैसे इसी के श्रेणी क्रम में मैं यहां लगा देता हूं, जैसे 3 फेस हमारे पास है, ये 3 फेस हमने लगाया। ठीक है, और तीनों फेसों के यानी कि हमारे पास R है, Y है और B है, और इसी के समीप हमने क्या लगा दिया है, एक मोटर लगाया है। क्या लगा दिया हमने, मोटर लगाया है, और मोटर भी कैसे लगाए, 3 फेस वाली भार वाली लगाई है। ठीक है, ये लो, और यहाँ पे हमने ये यहाँ पे बाहर डाल दिया 3 फेस लोड। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा देता मोटर, ये मोटर हमने लगा दी, यहाँ पे इसकी शाफ्ट हो गई। ठीक है, और तीनों फेसों के बीच में क्या लगा दिया, इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया हमने, ये लो। ठीक है, कोई बात नहीं दिख रहा, तो यहां तक दिख रहा है। यस, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, दिख नहीं रहा है। देखिए यहां मैं बनाता हूं कि यहाँ पे 3 फेस हमारे पास है। ठीक है, तीनों फेसों को हमने 3 फेस लोड डाला है, 3 फेस भार डाला है, लोड डाला है, और इसी के समांतर क्रम में क्या लगा देता हूं, एक सिंक्रोनस मोटर लगा दी हमने, यहां से ये मोटर चालू कर दिया हमने, ये लो। ठीक है, ये इसकी शाफ्ट हो गई, एक फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा। ठीक है, और तीसरा फेस ये रहा। तो यानी कि हमने मोटर लगाई है, तीनों को समांतर क्रम में लगा दी। ठीक है, प्रत्येक फेस की समांतर क्रम में लगाई है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इसका पावर फैक्टर सुधार। देखो क्वेश्चन यहाँ से सीधा बनता है कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। 3 विधियां हमारे पास होती है, कौन की, स्टैटिक सांधारित्र से, तुल्यकालिक मोटर से यानी सिंक्रोनस मोटर से, और फेज एडवांसर को भी हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर के अनुसार ही है हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। ठीक है, फेजों को एक दूसरे में बदलकर भी क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास थी कि जब लघु परिपथ द्वारा की स्थिति में मोटर वाइंडिंग उच्च तापीय स्थिरता रखती है। ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट होती है उस कंडीशन के अंदर धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, और ज्यादा होता है तो वहां पे मोटर वाइंडिंग क्या हो जाती है, उच्च तापीय स्थिरता बना लेती है, यानी कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी बन जाती है उसके अंदर। ठीक है, यानी कि उच्च तापीय स्थिरता रखती है,
यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा, लघु परिपथ बनेगा तो वहां पे वाइंडिंग गर्म होगी तो वहां पे टूटेगा, तो वहां से पावर फैक्टर क्या होगा, सुधर पाएगा, नहीं सुधर पाएगा ना। इस वजह से उसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है। यानी कि अगर वाइंडिंग का जो तार है नरम होगा तो टूट जाएगा, तो वो कम काम करेगा, तो इसको हाई स्टेबिलिटी रखने के लिए क्या करना है, उसका ताप गुणांक ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास थे, यानी कि स्टैटिक और तुल्यांक। और तीसरा हमारे पास है फेज एडवांसर। उस फेज एडवांसर को भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो ये तीसरा हमारे पास था फेज एडवांसर द्वारा, यानी कि दो हमने पढ़ लिया स्टैटिक और सिंक्रोनस मोटर वाले के। और तीसरा हमारे पास है फेज एडवांसर, यानी कि फेज को हम चेंजिंग करके भी उसको पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है, उसके स्लिप का मान बदल कर भी उसको पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है कि यह एक विशेष प्रकार की दिक् परिवर्तक मशीन होती है। दिक् परिवर्तक का मतलब क्या होता है, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर प्रकार की होती है। ठीक है, मोटर के अंदर कम्यूटेटर होता है ना, उसी प्रकार से उसका दिक् परिवर्तक प्रकार की क्या होती है, मशीन होती है। यह प्रेरण मोटर रोटर की उत्तेजक धारा स्लिप आवृत्ति, यानी कि उसको एक अलग से फेज एडवांसर का मतलब होता है क्या, सबसे पहले इसी को समझिए। फेज एडवांसर का मतलब जैसे मान लिया कि ये फेज हमारे पास आ रहा है और इस फेज के अंदर यानी 200 वोल्टेज आ रही है, क्या आ रही है, 200 वोल्टेज आ रही है। और इस वोल्टेज को किसी दूसरी सप्लाई से, दूसरा तार इसको बढ़ा दिया जाता है, दूसरी सप्लाई इसको और दे दी जाती है, तो इसका फेज एडवांसर होता है। यानी कि वोल्टेज का मान फिर क्या होगा, 200 के बजाय 250 हो गया, यानी कि वोल्टेज का मान क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, उसको एक्साइटेशन कर दिया गया है, यानी कि उसको उत्तेजित कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मान चलो हम अपने एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अपने शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते ना, तो काम नहीं करेंगे तो अब क्या करें हम, तो किसी दूसरा हमारे क्या करेगा, धक्का लगाएगा, या कोई एनर्जी हमारे को कुछ खाने के लिए दिया जाएगा, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगा। और एनर्जी कहाँ से मिली है, वहाँ किसी दूसरे सामान उठा के हमने खाया है। ठीक है, या फिर भी हो सकता है कि हम जैसे कोई व्यक्ति आराम से खड़ा है और उसको हम धक्का दे रहे हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल स्थिति से खुद चल रहा था और हमने क्या दे दिया, उसको धक्का दे दिया, और धक्का देने से उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या कर दिया, उसको एक्साइटेशन कर दिया, उत्तेजित कर दिया गया कि वो और स्पीड से चलने लग गया है। समझ गए। तो इसी एक तार को अगर मान लेते हैं तो 200 सप्लाई हमारे पास है और उस 200 सप्लाई वोल्टेज से कोई मशीन नहीं चल पा रही है, तो उसको दूसरी सप्लाई से यानी कि उसको डीसी शंट पावर दी जाए, उसको एक्साइटेशन कर दिया जाए, तो उसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, मोटर चलना प्रारंभ हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं फेज एडवांसर। इस फेज एडवांसर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम इस पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। क्लियर। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या होगा कि यह इंडक्शन मोटर रोटर की उत्तेजक धारा स्लिप आवृत्ति, स्लिप यानी कि एस बराबर क्या होता है, एस एफ। ठीक है, यानी स्लिप का मान और फ्रीक्वेंसी का मान जो आवृत्ति होती है, यह आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे 1 - एस होता है, स्लिप का मान होता है। ठीक है, तो कर्क प्रदान करता है और मोटर लाइन धारा का कला कोण क्या होता है, सुधरता है। यानी कि जो लाइन है, उस लाइन की जो धारा है, उस लाइन की धारा क्या होने लग जाती है, सुधरना प्रारंभ कर देती है। तब ये काम स्लिप का मान, धारा का मान, जो भी जिस प्रकार से काम कर रही है उस प्रकार से, ठीक है, उसको एक्साइटेशन करने के बाद में उसकी जो लाइन धारा है वो सुधर गई है, और सुधर गई है तो उसका पावर फैक्टर भी क्या हो गया है, सुधर गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जो हमने आप लोगों को पावर, जो शक्ति गुणांक और शक्ति गुणांक को कम प्रभाव करने वाले प्रभाव और उसको सुधारने वाले कारक यानी कि विधियाएं, हमने ये 3 टॉपिक आज कंप्लीट किए हैं। और इन 3 टॉपिकों से हम आज इस एसी थ्योरी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और एसी थ्योरी का जो लेक्चर 7 लेक्चरों में कंप्लीट हुआ है, उस 7 लेक्चरों में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डिटेल से आपको एसी थ्योरी कंप्लीट की है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार के अगर डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, आप घर जाके आप लोग क्या करोगे, उन सभी को जो पढ़ाए हुए टॉपिक्स उस टॉपिक्स को क्या करोगे, घर जाके देखो, पढ़ो, और उसके बाद में दूसरे दिन आके उस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास एसी थ्योरी है, उस एसी थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व कर लें, या हो सकता है देखते हैं जैसे आपकी राय होगी। ठीक है, नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे आईटीआई के अंदर क्या है कि सिलेबस थोड़ा कम है, तो हम आराम से उसको क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन सिलेबस को पूरा करने के बाद में हम आपको हो सकता है क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ से इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको हर तरह से थ्योरी की और प्रैक्टिकल की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और आपको समय समय पर जिस चीज की सुविधा हो, किसी भी प्रकार की आईटी से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, जिसके अंदर एग्जाम फॉर्म फीस होती है। ठीक है, फॉर्म भरे जाते हैं, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोगों के पास जो नोटिफिकेशन अभी आया था, मैंने कल आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया था कि आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है उसकी डेट बढ़ चुकी है। 31 जनवरी 2023 तक हो गई है उसकी। ठीक है ना, 31 जनवरी 2023 तक उसकी डेट हो गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोगों से, ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, और चैनल पे सब्सक्राइब नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।